देखिए जी, अभी स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स की बात हो रही थी। स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर में आपका पहला फ्लैग रजिस्टर है। ये फ्लैग रजिस्टर की मुख्तलिफ बिट्स दी हुई हैं। हम सिर्फ कुछ ही पे इस पे काम करेंगे, उन्हीं की बात कर देते हैं। ये आपके पास जो है सी पी ए इस तरह से दिया हुआ है। बिट नंबर 0 सी है, ये कैरी फ्लैग बिट है असल में। फिर उसके बाद बिट नंबर 2 पे कुछ भी नहीं है, यानी 0 के बाद 1 बिट पे कुछ भी नहीं है, स्टेटस है, यानी इस पे कुछ भी आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली इस पे कोई डेटा नहीं आएगा और ये 0 ही रहेगी। बिट नंबर 2 पे पैरिटी है। बिट नंबर 3 पे जो है कुछ भी नहीं है। बिट नंबर 4 पे जो है ऑक्सिलरी कैरी। बिट नंबर 5 कुछ नहीं है। बिट नंबर 6 पे आपके पास 0 फ्लैग बिट है फ्लैग रजिस्टर की। और 7 इसी तरह से आपके पास साइन बिट है। फिर इसी तरह से मुख्तलिफ ट्रैप है, इंटरप्ट इनेबल है, डायरेक्शन बिट है, ओवरफ्लो है। तो हम यहीं तक काम करेंगे 12 बिट्स तक। आप ख़ास बात ये देखें, मैंने फ्लैग रजिस्टर का पहले बताया था कि जब 64 बिट के का आर्किटेक्चर आने लगा, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 64 बिट के सारे रजिस्टर आने लगे, तो इसको भी 64 बिट तक का बनाया गया। इस वक्त यहाँ पे 0 से 31 तक दिया हुआ है, यानी 32 बिट्स दी हुई। उसमें भी आप देख लें 21 बिट के आगे जो है कोई स्टेटस मौजूद नहीं। अब मैंने क्या कहा था कि माइक्रो प्रोसेसर अपनी मुख्तलिफ कंडीशंस को, जो हार्डवेयर के बायस भी होती हैं और आपके पास मुख्तलिफ ऑपरेशंस के बायस, ALU की मुख्तलिफ ऑपरेशंस के बायस जो स्टेटस है उसको इन फ्लैग बिट्स को चेंज करके वो शो करता है। तो कैसे होता है ये आपके पास देख लें। द स्पेशल पर्पस रजिस्टर इंक्लूड RIP, यानी IP आप जानते हैं ये ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है कोड सेगमेंट का। IP ये कहलाता है 16 बिट मोड में, जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। EIP कहलाएगा 32 बिट में मोड में, और RIP कहलाएगा 64 बिट मोड में। हम 16 बिट पे काम करते हैं तो IP, SP एंड फ्लैग रजिस्टर, ठीक है ना। एंड द सेगमेंट रजिस्टर इंक्लूड CS, DS, ES, SS, FS एंड GS। ये सारे रजिस्टर जिनके नाम लिखे हुए स्पेशल पर्पस रजिस्टर कहलाते हैं। अब आपके पास देखिए RIP रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर होता है, और ये क्या करता है, एड्रेसेस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द सेक्शन ऑफ मेमोरी डिफाइंड एज कोड सेगमेंट, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है एज ए कोड सेगमेंट, यानी कोड सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेस को ये होल्ड करता है। मैंने आपको इसको पूरा समझाया था कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है। इसका सेगमेंट एड्रेस CS रजिस्टर से लेता है, 4 0 बिट एड्रेस ऐड करता है एड्रेस लाइन पे, क्योंकि CS जो है 16 बिट का रजिस्टर है और आपकी एड्रेस लाइन जो है 20 बिट की एड्रेस लाइन होती है 1 मेगाबाइट की मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। और हम बात कर चुके हैं डॉस में टोटल 1 मेगाबाइट की मेमोरी इस्तेमाल होती है। तो उस जो CS रजिस्टर में 16 बिट का एड्रेस है उसको 20 बिट बनाने के लिए क्या होता है कि जो है इसमें 4 0 जो है इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स पर ऐड होती हैं, और फिर जो एड्रेस बनता है उसमें ऑफसेट एड्रेस ऐड होता है, जो कि आपके पास कोड सेगमेंट के लिए आपके पास IP रजिस्टर से लिया जाता है। और उन दोनों को मिला के जो एड्रेस बनता है उसको एड्रेस बस पर रन किया जाता है, और मेमोरी का वो पर्टिकुलर एड्रेस सेलेक्ट किया जाता है। मैं आपको आपका लैब के दौरान समझा चुका हूँ। तो इस तरह से कोड सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस जो है ये IP रजिस्टर होल्ड करता है। दिस रजिस्टर IP 16 बिट व्हेन द माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट्स इन द रियल मोड, यानी 16 बिट में मोड में ऑपरेट हो रहा हो तो ये 16 बिट का होता है। एंड EIP 32 बिट मोड व्हेन द 80386 एंड अबव ऑपरेट इन द प्रोटेक्टेड मोड। प्रोटेक्टेड मोड में विंडोज़ आपकी प्रोग्रामिंग की गई है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हम माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल की सारी बात कर रहे हैं। Note that the 8086, 8088 and 80286 do not contain EIP register, and only 80286 and above operate in the protected mode. The instruction pointer which points to the next instruction in a program is used by the microprocessor to find the next sequential instruction in a program located within the code segment. अब ये सारी बातें हम कर चुके हैं, उसमें भी देख चुके हैं कि IP में क्या आता है, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी है उससे अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाता है, ऑफसेट एड्रेस। उसका सेगमेंट एड्रेस कहाँ से लेता है, CS से, और सारी बात हो चुकी है कि उसमें 4 0 जो है 0 या 4 बिट्स पर 0 जो है ऐड होता है, और फिर उसमें जो ऑफसेट एड्रेस IP से ऐड होता है, और फिर वो एड्रेस बस पर रन होके कोड सेगमेंट का वो पर्टिकुलर एड्रेस जो है सिलेक्ट होता है जिससे हमें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी हो, हमें से मुराद माइक्रो प्रोसेसर को। द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कैन बी मॉडिफाइड विद ए जंप और कॉल इंस्ट्रक्शन। असल में अब ये क्या है देखें, ये इस तरह से है। मैं इसका भी छोटा सा एक प्रोग्राम लिख के इसकी वजाहत कर देता हूँ
कि अब हमारे पास देखिए यूँ है कि लेट सपोज मैंने ये कर दिया। अब इस प्रोग्राम का मकसद कुछ भी नहीं, बस समझाना है, तो ऐसे ही एक प्रोग्राम यूँ ही लिख देते हैं। एल ये आपका क्या था, मैंने आपसे कहा था ये इससे नीचे जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसका ऑफसेट एड्रेस है। ये लैब में हम बात कर चुके थे। यहाँ कुछ भी नहीं करना मुझे, तो मैं बस ऐसे ही लिख देता हूँ मूव एल 6 लेट सपोज। अब आप देखें माइक्रो प्रोसेसर ऐसे काम करता है, जो पहली इंस्ट्रक्शन है उसे एग्जीक्यूट करने के बाद आईपी में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट एड्रेस आता है, वो एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट एड्रेस आता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। इस तरह से काम कर रहा होता है। लेकिन अगर आप जो है मसलन यहाँ पे मैं लिख दूँ जंप और फिर उसके बाद यहाँ लिख दूँ लेट सपोज के, चले मैं इसको लिख देता हूँ L1, यूँ कर दिया मैंने, और L कर दें, चलिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। यहाँ से L मैंने हटा दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया L, ठीक है, L कॉलन, ओहो ये कर दिया मैंने L कॉलन, ठीक है जी, जंप L किया था। इसके नीचे ये असल में प्रोग्राम का एंड हो रहा है, और यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिया जैसे मूव AL 10 लेट सपोज ये। ठीक है ना। अब देखें मैं इसको जो है कंपाइल कर रहा हूँ, सेव करके मैं इसको कंपाइल करके दिखा देता हूँ कि ये क्या कह रहा है कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं। देखें इस तरह से ये हमने इसको कंपाइल कर लिया, ये लिंक कर दिया, और ये जो है इसको कोड व्यू में देख लिया, और ये रजिस्टर ऑन किया। देखें CX में मैंने वो तो बिला वजह लिखा होता है, AL में मैंने 6 मूव करवाया, CX में पहले 2 मूव करवाया था। अब देखें अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो इसने जो है AL में, हमने अगली इंस्ट्रक्शन जो लिखी थी वो AL में लिखा था 0A मूव करवाना। फिलहाल ये देखें कि आपके पास ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, मूव AL 6, और इसका ऑफसेट एड्रेस हम आपको बता चुके हैं, ये 3 है, ठीक है ना। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई है, तो अगली इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट एड्रेस IP में होगा जो कि 005। ये देखें IP में 005 नजर आ रहा है। माइक्रो प्रोसेसर अगली इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट करेगा, अभी तक यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई है कोड सेगमेंट से, CS से। ये कोड सेगमेंट का ही एड्रेस लिखा होता है, देखें यही एड्रेस CS में, हम ये बात पहले कर चुके हैं, यहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा है, ये बैरल CS ये रहा, ये 319 ये रहा। इसमें 4 0 जो है बिट, यानी 000 या 4 0 हेक्साडेसिमल का 1 0 कहलाता है, वो आपके पास एड्रेस लाइन पे ऐड होगा। उसमें ये ऑफसेट एड्रेस IP का एड्रेस ऐड होगा, और फिर ये एड्रेस बस पर रन होकर मेमोरी के इस पर्टिकुलर एड्रेस को सिलेक्ट करेगा जहाँ पे आपकी ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जंप की। और जंप की इंस्ट्रक्शन का ये देख लें आपके पास EB03 ये जो है मशीन कोड है, ठीक है ना। मैं आप जानते हैं अगर मैं डेटा मेमोरी का वो करना चाहूँ, डिस्प्ले करना चाहूँ, तो ये तरीका होता है डिस्प्ले CS, इसका मतलब है CS रजिस्टर से सेगमेंट एड्रेस ले, और ऑफसेट एड्रेस 0 से मैंने इसको डिस्प्ले किया। तो देखें ये जो है बाइट नंबर 5 पे ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जंप A, जिसका ऑफसेट एड्रेस IP में आ रहा है। तो देखें बाइट नंबर 5 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, बाइट नंबर 5 पे ये रहा। सॉरी मैंने गलत गिन लिया, 0 से गिनेंगे, 0 1 2, क्योंकि 0 से हमने डिस्प्ले किया, 0 1 2 3 4 एंड 5। ये देखिए लिखा हुआ EB03। तो असल में ये कोड सेगमेंट का जो कि आपके पास कहाँ बनता है, वो आपकी जो है एक्सटर्नल मेमोरी में, जिसको आप डिम DDR सिम ये सब कहते हैं, उसके अंदर ये कोड सेगमेंट बना हुआ है। उसका ऑफसेट एड्रेस ये रहा, ठीक है, सेगमेंट एड्रेस CS से ऑफसेट एड्रेस जो है आपके पास 5 IP से लेगा, और वो यहाँ पहुँच जाएगा यहाँ, और यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड लिखा हुआ है जो इसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखें अगर ये सीक्वेंशियल, नॉर्मली ये क्या करता है, ये नॉर्मली जो है माइक्रो प्रोसेसर सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होती है, यानी इसके बाद इससे अगली इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट एड्रेस आना चाहिए था, जो ये मूव AL 0 है, ये वाला ऑफसेट एड्रेस है, ठीक है ना, 8। लेकिन ये असल में बीच में कुछ चीज़ें आ गई जिसको उसने नो ऑपरेशन करके लिख दिया है पीछे वाले प्रोग्राम में। ये आपके पास AL 0A आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका ऑफसेट एड्रेस 8 है। लेकिन अब ये ऑफसेट एड्रेस 5 के बाद 8 नहीं लेगा, क्योंकि हमने जंप करवाया, और जंप करवा के मैंने उधर L लिखा था, और L असल में किसके नीचे लिखा था, मैंने यहाँ लिखा था मूव AH 4CH से ऊपर लिखा था। तो ये इसका ऑफसेट एड्रेस लेगा जो कि 000A है। तो ये जंप करवा रहा है 000A पे। तो जंप की इंस्ट्रक्शन असल में क्या करती है, जंप की इंस्ट्रक्शन जंप कैसे करेगी, अगली इंस्ट्रक्शन उसका मतलब है ये वाली एग्जीक्यूट करनी है, यहाँ का एड्रेस हमने दिया हुआ है।
तो ये कैसे एग्जीक्यूट करेगी, जाहिर है सीधे सा काम है कि माइक्रो प्रोसेसर ऐसे एग्जीक्यूट करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को कि CS रजिस्टर से उसका सेगमेंट एड्रेस और IP से उसका ऑफसेट लेता है। तो असल में ये IP में ये एड्रेस डाल देगा, यानी इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 8 नहीं डालेगा सीक्वेंशियल एड्रेस, बल्कि उसको मॉडिफाई कर दिया आपने जंप के ज़रिए से, कोई और एड्रेस डाल दिया। यही ये कह रहा है कि जी मॉडिफाई कर सकते हैं, जंप या कॉल की इंस्ट्रक्शन इसी तरह होती है, हम उससे भी कर सकते हैं मॉडिफाई। और ये इस वक्त मैं T करके इसको जो है एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखें ये डायरेक्ट जो है इस पर आ गया, इस इंस्ट्रक्शन को छोड़ के, ये इंस्ट्रक्शन B से छोड़ी इसको आ गया। और कैसे इधर आ गया का मतलब अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुई, अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो कैसे होगी, IP में इसका एड्रेस डाल दिया, सीक्वेंशियल फ्लो को आपने जो है चेंज कर दिया। ये आप जानते हैं, आप प्रोग्रामिंग पहले भी कर चुके हैं सारी, तो ये है, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कैन बी मॉडिफाइड विद ए जंप और ए कॉल इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। कॉल इंस्ट्रक्शन किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए अमूमन यूज़ होता है, और वो जो है फंक्शन ज़ाहिर है किसी और ऑफसेट एड्रेस पे लिखा हुआ होगा, तो आप कॉल के आगे उस फंक्शन का नाम देते हैं, फंक्शन के नाम से असल में वो क्या लेता है, ऑफसेट एड्रेस, और उसको IP में डाल के जो है फंक्शन को कॉल करता है। इन द 64-bit मोड RIP कंटेन्स ए 40-bit एड्रेस एट प्रेजेंट टू एड्रेस ए 1 TB फ्लैट एड्रेस स्पेस। 64-bit मोड में से वो ज़ाहिर है 1 TB की मेमोरी को एड्रेस कर रहा है, क्योंकि एड्रेस बस सिर्फ 40-bit की है, मैं पहले बता चुका हूँ, तो ज़ाहिर है उसकी 40-bit पे ही वो एड्रेस जनरेट करेगा, पूरी 64-bit पे नहीं करेगा। बाकी आपके पास मेमोरी नहीं है, ना मेमोरी ना सिर्फ नहीं है, बल्कि असल बात ये कि एड्रेस बस आपकी 40-bit की। SP रजिस्टर, ठीक है ना, ये स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है आपके पास, और असल में ये पॉप और पुश BP मैंने कहा था कि आपके पास स्टैक सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन स्टैक सेगमेंट के एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है पॉप एंड पुश, उनके लिए ऑफसेट एड्रेस जो है SP रजिस्टर यानी स्टैक पॉइंटर होल्ड करता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास है SP एड्रेसेस एन एरिया ऑफ मेमोरी कॉल्ड द स्टैक। और स्टैक क्या है, हमने ये भी इस्तेमाल किया है पुश एंड पॉप में, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तो लैब में यूज़ किया था। तो स्टैक वो है जहाँ हम अपनी उसी DDR सिम या डिम में मेमोरी का एक ऐसा पोर्शन भी बनाते हैं जहाँ पे हम बाज़ ऐसा डेटा रखते हैं जो हमें टेम्परेरी जो है जिसको वहाँ पे रखना हो तो उसके लिए स्टैक बनाते हैं, और स्टैक का सेगमेंट एड्रेस SS रजिस्टर में होता है, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, और उसका ऑफसेट एड्रेस आप BP में सेव करते हैं। लेकिन पॉप एंड पुश ये दो इंस्ट्रक्शन ऐसी है जिनके लिए ऑफसेट एड्रेस ये इंस्ट्रक्शन बाय डिफ़ॉल्ट SP से लेती, यानी पॉप एंड पुश की इंस्ट्रक्शन आप खुद उसका ऑफसेट एड्रेस जो है मतलब किसी रजिस्टर के थ्रू नहीं दे सकते, बल्कि वो SP और जो है SP रजिस्टर से पॉप एंड पुश दोनों इंस्ट्रक्शन जो है ऑफसेट एड्रेस SP रजिस्टर से लेती हैं, ठीक है ना। तो ये पॉप एंड पुश दो इंस्ट्रक्शन के लिए ऑफसेट एड्रेस होल्ड करने के लिए स्टैक सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस होल्ड करने के काम आता है। द स्टैक मेमोरी स्टैक पॉइंटर स्टोर्स, SP का मतलब स्टैक पॉइंटर है, स्टोर्स डेटा थ्रू दिस पॉइंटर। ये असल में ब्रैकेट में ये नहीं लिखा हुआ, ये RSP का मतलब लिखा हुआ स्टैक पॉइंटर, ये यूँ है। द स्टैक मेमोरी स्टोर्स डेटा थ्रू दिस पॉइंटर एंड इज एक्सप्लेन लेटर इन, एक्सप्लेन लेटर ये कह रहा है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, पॉप एंड पुश में होता है। अहम बात ये पॉप एंड पुश की इंस्ट्रक्शन 2 बाइट का डेटा ही पुश और पॉप करती है, चाहे आप 16-bit मोड में काम कर रहे हो, ये 8-bit को यानी स्टैक में ना 8-bit का डेटा ना स्टैक में डालती है, ना स्टैक से 8-bit का डेटा निकालती, ये तो बहरहाल आगे फिर देख लेंगे। दिस रजिस्टर इज रेफर्ड टू as SP if used in 16-bit mode and ESP if referred as to 32-bit register। अच्छा, स्टैक पॉइंटर 16-bit मोड में भी आपका, मैंने अभी कहा कि 16-bit का डेटा यानी 2 बाइट का डेटा ही स्टैक में पुश या पॉप करती है। 32-bit मोड में अगर आप 386 वगैरह में काम कर रहे हो, मोड में काम कर रहे हो, 32-bit के रजिस्टर यूज़ कर रहे हो, तो ये 4 बाइट भी आप पॉप और पुश कर सकते हैं, वो अलग। अच्छा, आगे फ्लैग रजिस्टर है। तो फ्लैग रजिस्टर इंडिकेटेड द कंडीशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोल इट्स ऑपरेशन। माइक्रो प्रोसेसर और ALU की कंडीशंस को फ्लैग रजिस्टर यूज़ करता है, शो करता है, और इन्हीं के ज़रिए से हम अपने मुख्तलिफ ऑपरेशंस को डिसाइड भी कर सकते हैं, उनको कंट्रोल भी करते हैं।
अब फिगर शोज द फ्लैग रजिस्टर, वो जो मैंने ऊपर आपको फिगर दिखाई थी, ऑफ ऑल वर्जन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, और उसमें दिखाया था कि 31 बिट का वो उसने शो किया, उसमें से भी ज़्यादातर बिट्स खाली हैं। नोट द फ्लैग आर अपवर्ड्स कंपैक्टेबल फ्रॉम द 8086 8088 थ्रू द हायर माइक्रो प्रोसेसर। कॉम्पैक्टेबल का मतलब ये है कि नए फ्लैग रजिस्टर में भी वही तरतीब रखी गई है फ्लैग बिट्स की जो पुराने में थी, तो ये आप उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। द 8086 से लेकर 80286 तक कंटेन्स ए फ्लैग रजिस्टर ऑफ 16 बिट्स, and the 80386 and above contains E flag register 32-bit extended flag register. The 64-bit R flag contains the E flag register which is unchanged in the 64-bit version. इसका मतलब ये कि R flag उन्होंने 64-bit का बना तो दिया, लेकिन उसमें सिर्फ उसकी बाकी सारी बिट्स पे कोई स्टेटस नहीं आता, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को कंट्रोल करने के लिए, उसके मुख्तलिफ स्टेटस को शो करने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए थी वो 32 बिट के अंदर अंदर आ गई। मैं आपको ऊपर दोबारा दिखा देता हूँ, बाकी सारी बिट्स इसकी खाली है, क्योंकि उन्होंने 32 बिट का आर्किटेक्चर बनाया तो सबको 32 बिट का कर दिया है, फ्लैग रजिस्टर को भी कर दिया है, लेकिन आप देख लें कि यहाँ पे इसने 21 तक दिया है बिट में, आगे सारी बिट्स खाली हैं। यानी माइक्रो प्रोसेसर को कंट्रोल करने के लिए जो भी, और ALU की स्टेटस वगैरह को शो करने के लिए जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो इन बिट्स के अंदर अंदर इनके स्टेटस से, यानी 21 बिट्स के मुख्तलिफ स्टेटस से आसानी से शो हो जाती हैं। इसमें बीच में खाली भी रखी गई हैं। असल में खाली बिट्स इसलिए रखी जाती हैं कि बाद में किसी और चीज़ को अगर ऐड करना हो तो उनके लिए उन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं हम इसे। तो फिलहाल ये खाली। अब इसमें हम देख लेते हैं, देखें कुछ हमारे काम की है, कुछ नहीं है, मैं सिर्फ उनको पढ़ता हूँ। द राइट मोस्ट 5 फ्लैग बिट्स एंड द ओवरफ्लो फ्लैग चेंज आफ्टर मैनी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। मैं भी दिखा भी देता हूँ, और कौन से इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने में चेंज होती है वो नीचे बात भी कर लेते हैं। द फ्लैग नेवर चेंज फॉर एनी डेटा ट्रांसफर और प्रोग्राम कंट्रोल ऑपरेशन। अब देखिए ये क्या है, मैं क्या है ये तो हम ऊपर अभी देख लेंगे। इसका मतलब ऊपर ये देख लें, ये 5 कैरी, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, ये हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते बहरहाल ये भी, और उसके बाद जो है ज़ीरो फ्लैग बिट, साइन फ्लैग बिट, ये आपके पास वो फ्लैग बिट्स हैं जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बाद और लॉजिकल ऑपरेशन के बाद, लॉजिकल ऑपरेशन कंपेयर और 2 नंबर को कंपेयर करना, एक बड़ा एक छोटा, ये सब, और अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनके बाद चेंज होती हैं ये, ठीक है, साइन तक, और ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है। ज़्यादातर डेटा ट्रांसफ़र में चेंज नहीं होती। इसका मतलब क्या है देखें, इसका मतलब चले मैं अभी इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको। लेट सपोज मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ और मैंने ये कर लिया कि देखें, मैंने कहा मूव AX, 5, और आप जानते हैं अगर किसी नंबर का X और ऑपरेशन उसी नंबर के साथ किया जाए तो आंसर 0 आता है। X और क्या होता है, 1 और 1 को अगर आप X और करें तो 0 आता है। और जैसे और एक इंस्ट्रक्शन है कि एक नंबर का जो है एक नंबर 1 है, एक 0 है, तो उसका और जो है आपके पास ऑपरेशन वो 1 आता है हमेशा। एंड ऑपरेशन क्या होता है, एक 1 है और एक 0 है, तो उसका ये बिट वाइज ऑपरेशन है, इसका जो है आपके पास आंसर 1 और 0 का 0 आता है। इसी तरह X और का 1 और 1 है तो 0 आएगा, 0 और 0 है तो 1 आएगा, और डिफरेंट बिट है 0 और 1 है तो उसका जो है आपके पास 1 आएगा, यानी सेम बिट्स का 0 आता है। तो AX में जो नंबर है उसी को AX से आप X और करेंगे तो ज़ाहिर है हर बिट पे जो डेटा है दूसरी बिट पे भी वही रजिस्टर है तो वही डेटा, यानी 1 है तो 1 है, 0 है तो 0 है, तो उसका X और हमेशा 0 आएगा। ये एक आप इसको अर्थमेटिक ऑपरेशन तो नहीं, लॉजिकल ऑपरेशन कह लें, तो ये AX को AX से X और किया गया है। देखें इसके बाद क्या होगा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूव इसको चले मैं पहले ये लिखता हूँ, पहले इस प्रोग्राम को मैं जो हूँ एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको। ये सेव किया मैंने, और ये जो है इसको मैं कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये कंपाइल कर लिया और उसके बाद लिंक कर दिया, और इसके बाद जो इसको आपको दिखा दिया। ये देखें ये कोड व्यू में हम देख रहे हैं, AX में हमने जो है 5 स्टोर किया। अभी देखें सिर्फ एक इंटरप्ट इनेबल है फ्लैग बिट्स रजिस्टर में, बाकी सारी फ्लैग बिट्स जो है वो 0 पर है, ठीक है ना। और ये आपको बहुत धुंधला सा नज़र आ रहा है अनफॉर्चुनेटली, ज़ाहिर है कि 1 मिनट में ज़रा इसकी लाइट जला के देखता हूँ, शायद ये सही हो।
नहीं, लाइट जला के भी ये वैसा ही नज़र आ रहा है, तो खैर कोई बात नहीं। आपको नज़र आ रहा है बहरहाल एक ही रेड कलर में नज़र आ रहा है, और मैंने बताया था पहले कि रेड कलर में जो ये दे रहा है इसका मतलब है इस पर 1 है, यानी ये बिट हाई है, इंटरप्ट इनेबल की बिट है। बाकी सारी बिट्स आप देख लें कि ग्रीन कलर में नज़र आ रही है, कोई भी हाई नहीं है। अब हम एक्स और ए एक्स और कर रहे हैं, एक्स और दूसरे उसी नंबर से होगा तो आंसर 0 आएगा। ये एक लॉजिकल ऑपरेशन है, यानी ए एक्स में 0 आ जाएगा, एक्स में इस वक्त 5 है, 0 आ जाएगा। और जब भी किसी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन का आंसर 0 आता है तो आपके पास ये ALU में परफॉर्म हो रहा है, तो आपके पास माइक्रो प्रोसेसर उसका स्टेटस ऐसे शो करता है कि 0 बिट को हाई कर देता है, और 0 बिट ये रही। तो 0 बिट इस वक्त NZ पे, यानी नॉट 0 करके। अब आप देखें ये जो है, यानी इसमें इस वक्त 0 है, NZ आ रहा है ग्रीन कलर में, 0 है। जब किसी भी लॉजिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशन का आंसर 0 आता है तो 0 बिट में 1 आ जाता है, फ्लैग रजिस्टर की 0 बिट में 1 आ जाता है, ये हाई हो जाती है। आप देखें अब ये हाई हो जाएगी, ये हाई हो गई। और एक्स और AX किया तो AX में इसका सोर्स, ये स्टोर भी डेटा इसी में करेगा, तो AX में 0 आ गया, साथ ही साथ 0 फ्लैग बिट हाई हो गई, पैरिटी इवन हो गई। पैरिटी फ्लैग बिट भी PO था पहले, अब PE हो गया। पैरिटी O का मतलब ऑड थी, इवन हो गई। असल में किसी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन में अगर 0 सब में आ जाए तो ये पैरिटी इवन ली जाती है। पैरिटी का मतलब होता है जैसे AX रजिस्टर है, इसमें इसकी बिट्स पर कितने 1 मौजूद हैं। अगर किसी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन में 1 की तादाद, यानी बिट यूँ है कि ये देखें, ये मैं इधर लिख देता हूँ, 1 0 1 0 0 1, कितने 1 2 3 4 5 6, चले 7 8। अब इस 8 में जो है 1 की तादाद, ये 8 ये बिट में लिखा हुआ है, यानी बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में तो बाइनरी नंबर्स में, तो आपके पास जो है इसमें रजिस्टर में ज़ाहिर है 1 0 की फॉर्म में ही सारा डेटा होता है, तो इसके अंदर जो है ये 1 की तादाद कितनी है, 3 है, तो ये पैरिटी ऑड कहलाएगी। अगर 4 होती तो इवन कहलाती, लेकिन ये किसी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन के दौरान अगर ऐसा है तो पैरिटी बिट चेंज होती है। अब अगर अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन के दौरान सारे 0 हैं तब भी पैरिटी इवन कहलाती है, तो इसीलिए पैरिटी को इवन दे रहा है, ठीक है ना। अगर ये 4 होती तब भी इवन, लेकिन अगर 0 है सब तो फिर भी इवन, ये आ गया, पैरिटी इवन हो गई। लेकिन अब देखें आगे क्या कह रहा है कि किसी डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में ये चेंज नहीं होता, तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन को हम देख लेते हैं। देखिए डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में क्या है, मैंने ये एक्स रजिस्टर में एक्स और करके मैंने मूव करवाया था, क्या चीज़ 0, अब मैंने कर दिया इसको मूव करके, मूव AX, 0। ये ऑपरेशन डेटा मूव करवा रहा है रजिस्टर AX में 0 एक डेटा है, इसमें कोई लॉजिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई ALU इन्वॉल्व नहीं है। लिहाजा जो है इस ऑपरेशन के दौरान फ्लैग रजिस्टर की बिट्स चेंज होती हैं। अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन जो ALU से परफॉर्म होता है, ALU अपने स्टेटस को फ्लैग बिट के फ्लैग रजिस्टर की डिफरेंट बिट्स को चेंज करके शो करता है, या कंप्यूटर की जो मुख्तलिफ प्रोसेसिंग हो रही है उस दौरान जो है हार्डवेयर की डिफरेंट कंडीशंस जो है आपके पास वो फ्लैग बिट्स से शो होती हैं, मुख्तलिफ फ्लैग बिट्स से। लेकिन डेटा ट्रांसफ़र होते हुए क्योंकि इनमें से कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एड्रेस डेटा बस के ज़रिए, जो इंटरनल डेटा बस है उसके ज़रिए से। यहाँ तो बेसिकली हम जो है, अगर मैं यूँ करता है कि AX, CX, तो एक रजिस्टर में से एक एड्रेस है, एड्रेस से डेटा इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसमें तो हम डायरेक्टली जो है 0 को ट्रांसफ़र करें, इंस्ट्रक्शन में मौजूद होगा, तो 0 इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। ये डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है, इसमें डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें कोई ALU इन्वॉल्व नहीं है, लिहाजा इसमें 0 आने पे भी आपका जो है 0 बिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने अब इंस्ट्रक्शन को जो है कंपाइल किया, लिंक किया, और जो है आपके पास इसको कोड व्यू में हमने देख लिया, रजिस्टर्स ऑन कर लिए। इस वक्त भी देखें फ्लैग रजिस्टर में सब 0 हैं सिवाय इंटरप्ट इनेबल के। आपने AX में 5 मूव करवाया, देखें 5 जो है 5 को मैं इस पे दिखाऊं, मैं पेन एक ले आऊँगा इसमें। देखिए 5 को अगर मैं बाइनरी में लिखूं तो यूँ होता है, बाइनरी में 5 ये होता है 1 0 1, ठीक है ना। और हाँ ये 4 हो जाए 2, और ये 4 4 और 1 5, यानी इसमें पैरिटी कितनी हो गई, 1 की तादाद 2 हो गई, तो पैरिटी इवन होना चाहिए, और पैरिटी इवन पे पैरिटी फ्लैग बिट
हाई हो जाती है, वो रेड कलर में या नज़र आती है पैरिटी इवन ये रही, लेकिन अभी ये रही जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये, लेकिन ये पैरिटी ऑड ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र में क्योंकि कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई, ना ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है ना जो ये लॉजिकल ऑपरेशन है, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, लिहाजा इसमें पैरिटी भी चेंज हुई। और अब मैंने ज़ीरो मूव करवाया ए एक्स में, इस इंस्ट्रक्शन में जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा ज़ीरो मूव होगा, लेकिन आप देखिएगा ज़ीरो बिट हाई नहीं हुई। तो आप देखें ये डबल टी हो गया, ये हमने मूव करवाया ए एक्स में जो है ज़ीरो मूव हो गया, ये जो हमने लिखा था, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो फ्लैग बिट में हाई नहीं हुई जो कि पहले हाई हो गई थी। तो ये यही दिया हुआ है कि डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में फ्लैग बिट में कोई चेंज नहीं आता। ये हो गया। सम ऑफ द flags are also used to control features found in the microprocessor. Following is a list of each flag bit which with a brief description of their function. The rightmost 5 flag and the overflow flag are changed by most arithmetic and logical operation although data transfer do not affect them. ये बात होगी। अब सबसे पहले इसने कैरी फ्लैग बिट दिया जो सबसे पहले थी शुरू में बिट नंबर 0 पे। कैरी होल्ड द कैरी आफ्टर एडिशन और द बोरो आफ्टर सब्सट्रैक्शन. The carry flag also indicates error condition as dictated by some programs and procedure. This is especially true of the DOS function calls. देखिए अब हम वहाँ तक शायद पहुँच ना पाए वरना मैं ये सब कराता था आपको पहले। कैरी फ्लैग बिट जो है आपके पास एडिशन में दो नंबर्स को आप ऐड करें, जैसे दो नंबर 16 बिट के और आंसर 16 बिट से ऊपर आ जाए तो ज़ाहिर है क्या होगा, कैरी आएगी इसमें। ये आपके पास आप करते थे, जैसे मैं अब इसमें एक मिनट जो है ये देखिए जी, इसको यूँ देख ले, ये आपके पास आ गया कि अगर मैं दो नंबर ये ऐड कर रहा हूँ अब फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ फ़र्क कर लें कि 2 बिट का रजिस्टर है आसानी के लिए, जल्दी के लिए, और ये मैंने ऐड किया 2 नंबर को, तो ये आया बाइनरी नंबर ही समझना इसे, जैसे मैं बाइनरी हम ले लेते हैं 1 0 1 आ गया, और 1 और 1 2 होता है, 2 तो बाइनरी में होता है, 0 आएगा और 1 कैरी हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर ये 16 बिट का 2 नंबर होता और उसमें आप एडिशन कर रहे होते और कैरी जनरेट होती तो जो है वो कैरी जो है कैरी फ्लैग बिट होल्ड करती है, तो उसको आगे अगर आप एडिशन कर रहे हैं फर्दर तो फिर उसमें इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कैरी फ्लैग बिट कई ऑपरेशन ऐसे हैं जिनमें एरर्स वगैरह को शो करती है, जैसे अगर आप अपने डिस्क पर फाइल्स बनाए जिनमें आप डेटा सेव करते हैं, हमने सी में भी बनवाया था आपको, तो उसके अंदर कैरी फ्लैग अगर कोई फाइल बनते हुए या जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें कोई राइट कर रहे हैं रीड कर रहे हैं उसमें कोई एरर आता है तो कैरी फ्लैग बिट उस एरर को शो करती है मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए, जो कि शायद अब हम नहीं कर सकेंगे। फाइल्स हैंडलिंग में ये काम आती है, ठीक है ना। फाइल के जो हम बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं, डॉस की जो है आपके पास इंटरप्ट्स को यूज़ करके बनाते हैं, उसमें कैरी फ्लैग बिट जो है एरर को शो करती है। पैरिटी इज़ ऑल्सो is a logic 0 for odd parity and a logic 1 for even parity। ये मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन में जिस रजिस्टर वगैरह पे भी आपने ऑपरेशन किया है उसमें नंबर ऑफ वंस बाइनरी फॉर्म में वंस की तादाद कितनी होंगी, अगर वो इवन है तो पैरिटी बिट हाई हो जाएगी, अगर उनकी तादाद ऑड है तो पैरिटी बिट लो हो जाएगी। इज़ द काउंट ऑफ वंस, यही लिखा हुआ है, इन ए नंबर एक्सप्रेस एज even or odd. For example, if a number contains 3 binary 1 bits, it has odd parity. If a number contains no 1 bits, it has even parity. No 1 bit का मतलब है कि सारे 0 हैं तब भी इवन है, और नंबर ऑफ बिट्स 1 की तादाद अगर इवन है किसी भी डेटा में तब भी वो क्या है, इवन पैरिटी, और पैरिटी बिट हाई हो जाएगी। तो द पैरिटी फ्लैग फाइंड्स little application in modern programming and was implemented in early Intel microprocessor for checking data in data communications environments. Today, parity checking is often accomplished by the data communication equipments instead of microprocessor। ठीक है जी, ये हो गया, यानी अब इसका कोई ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते। एक्चुअली ऑक्सिलरी कैरी भी बेसिकली हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बहरहाल मैं इसको रीड कर देता हूँ। द ऑक्सिलरी कैरी होल्ड्स अ कैरी हाफ कैरी after addition or the borrow after subtraction between bit position number 3 and 4 of the result। देखें हाफ कैरी क्या है, 8 बिट का आधा कैरी क्या होगा, बिट नंबर अगर आप 0 से शो कर रहे हैं तो 0 1 2 3 थर्ड नंबर की बिट जो है ये आपका हाफ बिट कहलाएगी। तो थर्ड नंबर से फोर्थ नंबर की बिट पे अगर कोई कैरी जा रही है तो वो उसको होल्ड करता है ऑक्सिलरी कैरी। वो अब हम
4 बिट्स को हम वो नहीं करते, किसी भी ऑपरेशन में चेक नहीं कर रहे होते, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़ीरो फ्लैग बिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पे काम होती है। द ज़ीरो फ्लैग शोज दैट द रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन इज ज़ीरो इफ़ z इक्वल टू इक्वल, यानी ज़ीरो फ्लैग बिट के में अगर 1 आ गया है तो इसका मतलब है आंसर ज़ीरो है। अगर दो अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन का आंसर ज़ीरो है तो ज़ीरो फ्लैग बिट में 1 आ जाएगा, यानी ज़ीरो फ्लैग बिट हाई हो जाएगी, जो कि शो करेगी कि इसका आंसर ज़ीरो है, जो आपने ऑपरेशन किया था उसका आंसर ज़ीरो है। अगर ज़ीरो फ्लैग बिट में किसी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन के बाद ज़ीरो रहता है तो इसका मतलब है उसका आंसर ज़ीरो नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, मैं बार बार उस पर जाने में टाइम लग रहा है, लिहाजा मैं इस पर दिखा देता हूँ। जैसे ये है आपके पास मूव, बल्कि चले मैंने मूव भी थोड़ा सा लिख देता हूँ, मूव AX, 3 मैंने कर दिया, और मैं करता हूँ कंपेयर AX, 3। चले तो इस सूरत में आपके पास ये है कि माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर ऐसे करता है कि इस AX के डेटा में से इस नंबर को माइनस करेगा, 3 - 3 आंसर 0 आएगा। ये ALU में कंपैरिजन होगी, जाके ALU में माइनस करके कंपेयर करता है तो माइनस वहीं पे होता है। अब ये अपने स्टेटस को यूं शो करेगा कि 3 - 3 का मतलब है आंसर 0 आया, इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब आंसर 0 आएगा आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं, ज़ीरो फ्लैग बिट हाई हो जाएगी, और ज़ीरो फ्लैग बिट को चेक करने के मुख्तलिफ कंडीशन है, जंप इफ़ 0, जंप इफ़ नॉट 0 है, मैं आपको बता चुका था। लेकिन अगर आपने इसको कंपेयर किया AX में 3 और इसको 2 से कंपेयर किया तो 3 - 2 जो है आंसर 0 नहीं आएगा, तो ज़ीरो फ्लैग बिट में 0 रहेगा। आंसर 0 आया तो ज़ीरो फ्लैग बिट हाई हो जाएगी, इस तरह से। खैर जी, द रिजल्ट इज नॉट 0 ये हो गया। साइन फ्लैग बिट, ये असल में द साइन फ्लैग होल्ड्स द अर्थमेटिक साइन ऑफ द रिजल्ट आफ्टर एन अर्थमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट्स, यानी अगर दो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस जिसको कर रहे हैं नंबर को, पहला नंबर सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन SUB होती है, सब करके SUB सब्ट्रैक्ट, और आपने कर दिया। अब इस तरह नहीं कर सकते, जैसे AX में मैंने 3 मूव करवाया हो तो यूँ कर दें AX, 5। अब आप देखें 3 में से 5 माइनस करेगा, आंसर क्या आएगा, -2। तो आंसर जो आएगा माइनस का साइन जो है इस तरह से शो होगा कि आपके पास साइन फ्लैग बिट जो है क्या हो जाएगी, इसमें हाई हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर आंसर माइनस में नहीं है तो साइन फ्लैग बिट लो रहेगी। इफ़ द साइन बिट लेफ्ट बिट ऑफ ए नंबर इज सेट और नेगेटिव, असल बात यह है कि अब ये 8 बिट और 16 बिट के नंबर आप जानते हैं कि आप कंप्यूटर में माइनस में नंबर नहीं दे सकते। माइनस में कैसे देते हैं, अगर 8 बिट का नंबर है तो उसकी लेफ्ट मोस्ट बिट जो है, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसकी ये 8 बिट नंबर 8 अगर 1 है तो ये असल में इसकी प्लेस वैल्यू आती है -128। तो ये पूरा नंबर माइनस में हो जाएगा, बाकी ये सारी बिट्स प्लस की कहलाती है, इन सबको भी हाई कर देना तो ये सब मिलके 127 बनेगी। 127 और माइनस का 128, आंसर -1 आएगा। अगर आप इसको 0 कर दें तो इसमें से आपने प्लस वाले में से एक और एक को 0 कर दिया तो ये -2 हो जाएगा। अगर इसको 0 कर दिया तो इसकी प्लेस वैल्यू आपके पास क्या है, 4। तो 4 और 1 5 और -1 ये पहले से था, ये -6 हो जाएगा, इस तरह से। तो बहरहाल ये चीज़ बताई गई है कि इफ़ द साइन बिट लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ ए नंबर, यानी आंसर जो आ रहा है वो आंसर अगर साइड ऑपरेशन है उसमें लेफ्ट मोस्ट नंबर जो है, सेट का मतलब है 1 है अगर, तो वो नेगेटिव है। इफ़ द साइन बिट इज क्लियर्ड और पॉजिटिव, यानी अगर ये बिट नंबर 8 जो है आंसर में 0 आ रही है तो इसका मतलब ये नंबर पूरा पॉजिटिव है। और इसको साइन फ्लैग रजिस्टर की साइन बिट कैसे शो करती है, अगर आंसर माइनस में है या दो अर्थमेटिक ऑपरेशन का आंसर माइनस में आया तो साइन बिट हाई हो जाएगी, प्लस में आया तो वो लो हो जाएगी। अच्छा, ट्रैप है ये, असल में देखें, द ट्रैप फ्लैग इनेबल्स ट्रैपिंग थ्रू एन चिप एंड ऑन चिप डीबगिंग फीचर्स। तो ये हम जो है इसे इस्तेमाल नहीं करते, इसे छोड़ दें। इंटरप्ट को भी, असल में इंटरप्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन इसे मैं बाद में डिस्कस करूँगा। द इंटरप्ट देखें, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द इंटरप्ट फ्लैग कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट इनपुट पिन्स। असल में अब ये चलें, अब इसको फ़िलहाल छोड़ते हैं। ये असल में इसके हार्डवेयर से, माइक्रो कंट्रोलर भी आप करेंगे तो उसके अंदर जो है आपको ये बात सामने आ जाएगी
D flag bit important है, डायरेक्शन फ्लैग बिट, द डायरेक्शन फ्लैग select either the increment or decrement mode for the DI and SI register during string instructions. If the register are automatically if करके ये the register if नहीं है increment or decrement for mode for DI and SI register during the instruction, the registers are automatically decremented if the registers are ये कुछ वो हो गया है, मैं आगे पढ़ देता हूँ, इससे कुछ गालबन गलत हो गया है। द डी फ्लैग इज सेट विद द STD, ये इंस्ट्रक्शन है। अगर मैं डी फ्लैग को मैं 1 डालना चाहता हूँ तो सेट डी डायरेक्शन फ्लैग, STD का मतलब सेट डायरेक्शन फ्लैग, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन है, आप असेंबली में इसी तरह लिखेंगे STD सेट डायरेक्शन एंड क्लियर विद द CLD क्लियर डायरेक्शन बिट, तो आप इंस्ट्रक्शन ये लिखेंगे CLD इंस्ट्रक्शन। अब ये असल में ये होता है कि असल में स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है आपके पास कई है, उसमें जो है स्टोर स्ट्रिंग है, STOS कहते हैं, और इसको यूँ लिखते हैं कि अगर 1 बाइट स्टोर करनी है तो STOSB लिखेंगे, अगर 2 बाइट स्टोर करनी है तो 2 बाइट के डेटा के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो STOW लिखेंगे, ठीक है ना, STOS स्टोस B स्टोर, ये इस तरह से लिखेंगे। तो उसमें अगर आपके पास डायरेक्शन फ्लैग बिट जो है वो 0 है, डायरेक्शन फ्लैग बिट में 0 है, तो ये आपके पास SI या DI में जो भी उस इंस्ट्रक्शन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर यूज़ हो रहा है उसके अंदर एक ऐड करेगी या सब्ट्रैक्ट करेगी। ये मैं आगे आपको प्रोग्राम बना के दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल मैं इसको पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग पे आएंगे। O फॉर ओवरफ्लोज है, ओवरफ्लोज ओवरफ्लोज अकर्स व्हेन साइंड नंबर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये साइंड नंबर के लिए सब्ट्रैक्ट और एडिशन में। एन ओवरफ्लो इंडिकेट्स दैट द रिजल्ट हैज एक्सीडेड द कैपेसिटी ऑफ द मशीन। फॉर एग्जांपल इफ 7F, ये H फॉर हेक्साडेसिमल का, इज एडेड यूजिंग एन 8 बिट एडिशन टू 1H, तो अब आप देखें इसका आंसर जो आएगा वो 80 आएगा। 80 का मतलब ये है आपके पास कि ये जो है 7 बिट से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। देखें 0 हेक्सा में लिखा हो तो 10 4 बिट पे आप लिखते हैं ये, और 8 ये आ जाएगा 100 ये, तो ये गिनने से ये बिट नंबर 7 तक आ गया, यहाँ पर ये 8 बिट पे आ गया तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि, और ये -128 है 8 बिट के इंस्ट्रक्शन में, ये आपको शो करेगा कि ये ओवरफ्लो हो गया है 8 बिट के एडिशन में। दिस रिजल्ट रिप्रेजेंट एन ओवरफ्लो कंडीशन इंडिकेटेड बाय द ओवरफ्लो फ्लैग फॉर साइंड एडिशन, ठीक है ना, यानी इस सूरत में ओवरफ्लो फ्लैग जो है हाई हो जाएगा। तो ये हो गया। IOPL इज़ यूज इन प्रोटेक्टेड मोड, लिहाजा हम इसकी फर्दर बात नहीं करेंगे, प्रिविलेज लेवल के लिए है ये। IO के प्रिविलेज लेवल हम सेट करते हैं, ठीक है ना, चेंज कर सकते हैं इससे। IO इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है उनकी। नेस्टेड टास्क है, इसमें भी हम एक से ज़्यादा, ये भी आपका प्रोटेक्टेड मोड में यूज़ होता है, इसको हम छोड़ देते हैं। RF को भी छोड़ देते हैं। VM वर्चुअल मोड जो है ये भी प्रोटेक्टेड मोड में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी बात मैं करूँगा कि VM जो है वर्चुअल मोड है, ये क्या है देखें, इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगी। द VM फ्लैग बिट सिलेक्ट्स वर्चुअल मोड ऑपरेशन इन ए प्रोटेक्टेड मोड सिस्टम। प्रोटेक्टेड मोड किसको कहते हैं, जिसमें विंडोज़ प्रोग्राम हुई है आपकी। तो अगर आप विंडोज़ में, आगे मैं पढ़ता हूँ फिर आगे बात करते हैं। ए वर्चुअल मोड सिस्टम अलाउज मल्टीपल डॉस मेमोरी पार्टीशन दैट आर 1 मेगाबाइट इन लेंथ टू को एग्जिस्ट इन द मेमोरी सिस्टम विद प्रोटेक्टेड memory system. Essentially, this allows the system program to execute multiple DOS program. VM is used to simulate DOS in modern Windows environment. इसका मतलब क्या है, आपका जो Windows मेमोरी बनाता है उसमें इस VM बिट के ज़रिए से आपके पास जो है वर्चुअल मोड सेलेक्ट होता है, और इसके ज़रिए क्या होता है कि आप उसी विंडोज़ की मेमोरी में, यानी ये ज़ाहिर है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू के विंडोज़ की उसी मेमोरी में जो है आपके पास डॉस की 1 मेगाबाइट की मेमोरी, डॉस की मैक्सिमम मेमोरी 1 मेगाबाइट की, इसके कई
पार्टीशन बन सकते हैं, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट डॉस का क्रिएट हो जाता है इसके ज़रिए से। और इसी के ज़रिए से आप जो है अपने विंडोज़ में रहते हुए डॉस के प्रोग्राम रन कर सकते हैं। विंडोज़ में रहते हुए आप ये कमांड प्रॉम्प्ट जो चला रहे थे जिस पर ये डॉस का प्रोग्राम चल रहा है अभी इस वक्त, ये कोड में मैं इसको क्विट करूँ और फिर कोई प्रोग्राम डायरेक्टली भी रन करूँ तो इस पर स्क्रीन पे जो प्रोग्राम डॉस का रन हो रहा है वो असल में विंडोज़ ने विंडोज़ की अपनी पूरी मेमोरी में डॉस की एक मेमोरी 1 मेगाबाइट की क्रिएट की हुई है आर्टिफिशियली, और उसमें डॉस को के इस प्रोग्राम को रन कर रहा है। तो वर्चुअल मोड बिट से सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और बाकी हमारे पास इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये आपके पास वो हो गया, फ्लैग रजिस्टर हो गया। बाकी हम सेगमेंट रजिस्टर्स बाद में देखेंगे।